हेलो मेरे बेवफा स्टूडेंट। बोले सर बेवफा स्टूडेंट समझ जाओ यार। कराते हो पढ़ते नहीं हो यार, इसलिए बोलते हैं बेवफा। बेवफा गाना सुना है? बेवफा 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 निकली है तू। वैसे तुम जैसे हाल है, बेवफा मेरे स्टूडेंट इसलिए बोलते हो बेवफा स्टूडेंट। बोले सर बेवफा स्टूडेंट, चलो बोले अब क्या चलाओगे सर? तो ये वीडियो में देखो क्या चलाना है। पिछले वीडियो में, इसके पहले वाला जो वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला तो तुमको पता है मैंने भी बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था और उसका प्रूफ भी बताया था कि वो फॉर्मूला आया कैसे, इसके पहले वाले वीडियो में। अब ये वीडियो में मैं 7.2 के जो न्यूमेरिकल है वो चलाऊंगा, और 7.2 का जो न्यूमेरिकल है, खाली मैं ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं चलाऊंगा, 5 न्यूमेरिकल चलाऊंगा। और 5 न्यूमेरिकल कौन कौन से चलाऊंगा? पहले चलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, फिर चलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। देखो जैसा मैं सीक्वेंस बनाऊं ना, ऐसे सीक्वेंस में ही चलाऊंगा। अब एनसीईआरटी में क्या दिया है कि अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल दे दिए। तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, तुम्हारे टीचर को भी पता है, तो तुम्हारी वाली को भी पता है कि एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिए सब अलग अलग टाइप के। पर जो अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल है, उसको सीक्वेंस वाइज करना कैसे, पहले कौन सा न्यूमेरिकल करना है, उसके बाद कौन सा करना है, उसमें तो 1 2 3 4 5 वैसे। पर बेटा वैसे करोगे तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समझने के लिए। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाले क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो सीक्वेंस वाइज ही चलाऊंगा। सीक्वेंस वाइज चलाओ, उसके बाद तुमको खुद पता चल जाएगा मैं ऐसे क्यों चला रहा हूँ। एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। पता चला खाली मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग खाली सुन रहे हो। देखो हमने चलाएंगे एक्सरसाइज 7.2। इसमें मैं देखो कैसे चलाऊंगा, यहाँ पे लिख देता क्वेश्चन 1। पहले क्वेश्चन 1, फिर चलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद चलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, फिर चलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। 6 नहीं चलाऊंगा, उसके बाद चलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 चलाऊंगा। ये 5 न्यूमेरिकल है, ऐसे सीक्वेंस में मैं करूंगा। एक्सरसाइज 7.2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो तुम्हारा चैप्टर है उसका चला रहा हूँ। पर उसके पहले अगर जिन्होंने जो डायरेक्ट ये वीडियो में आ रहे हैं, अब जिसको प्रूफ समझना है कि सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला आता कैसे, बनता कैसे, जब बनाया कैसे, उसका प्रूफ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया है। और थोड़ा बहुत समझा है कि सेक्शन फॉर्मूले के बारे में समझने से थोड़ा बेसिक नॉलेज भी उसमें बताया। अब इसमें अगर तुमको डायरेक्ट ये वीडियो देखना, डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको पता है सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ आने वाला नहीं, पर पता होना चाहिए बेटा है। चलो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, पे एक बार फिर से बता दो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक बार फिर बता। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी वाले वीडियो में मैं बता रहा हूँ। चलो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक लाइन दी है, ये लाइन दी है। अब ये लाइन को यहां से कट कर, चल, और तू जहां से कट कर रहे हो उस पॉइंट का, जिस पॉइंट से लाइन को कट कर रहे, ऐसा में उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना है। क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन है, एक लाइन को ये पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, पी पॉइंट पे कट कर रही है दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन कट कर रही है। ये दूसरी लाइन इसको पी पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये जिस पी पॉइंट पे कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना है। पर ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है क्या? तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, यही तो है तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, बोलो, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस एन अपॉन एन। और y जो है ना, ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, वो वैल्यू है। अमुक आप लोग क्या सोचते हो, अमुक बच्चों को यही नहीं पता होता है जो x और y ये लिखते ये है क्या। मैंने क्या बोला, एक लाइन है, उसको p पॉइंट पे कट करे, तो जिस p पॉइंट पे कट करे उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर मतलब तुम यहाँ से मुंबई जा रहे हो,
मनाली जा रहे हो, कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो सपोज, तो प्लेन के अंदर काटना नहीं किसी को। प्लेन का मतलब ये रहा प्लेन, ये प्लेन। तो यहाँ पे एक लाइन है, उसको दूसरी लाइन एक पी पॉइंट पे कट करे, तो पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना है। और जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है यही है तुम्हारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये क्या हो जाएगा, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। यही जो x कोऑर्डिनेट है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो तो लिख लो mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। इंटरनली अंदर के साइड से कट कर रहे हैं, एक्सटर्नली कट करना है उसका प्रूफ भी कोई वीडियो बना दूंगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है 10th वालों के लिए। पर इंटरनल कट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये इक्वल कर देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ये है और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है यही है। समझ में आ रहा है? और इसके बारे में और समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक जो नॉलेज दिया है मैंने सेक्शन फॉर्मूला का, वो तुमको पता होना चाहिए। वीडियो देखना, इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये पता चले सेक्शन फॉर्मूला आयसन में क्या होगा। अब बोले सर मीट पॉइंट पे कट करता है तो क्या होता है। अरे भाई वीडियो में बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, अब डायरेक्ट आओगे तो भी चलो। अगर मीट पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये एम और एन रेशियो, ये क्या रेशियो बताता है, ये एम और एन क्या होता है, रेशियो बताता है कि इतना और इतने रेशियो में कट किया। अरे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे पिज्जा आता है, पिज्जा आता है तुम लोग खाने जाते हो, ले सर जाते हैं, तो तुम्हारा दोस्त मंगाता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है, कि उसको पार्टी करनी होती, तो तुम 440 वाला डोमिनोज का सपोज पिज्जा लेते हो। पिज्जा अब उसमें 12 टुकड़े किए, कितने 12 टुकड़े, तो 2 टुकड़े उसको दिए, 3 टुकड़े वो खाया, 4 टुकड़े तुम खाए। अब बचा कितना, कितना बचा, हाँ 2 3 5 4, हाँ एक टुकड़ा कोई और लिया, 2 टुकड़ा और कोई लिया, तो रेशियो में डिवाइड कर दिया कि 5 जन को 2 2 1 3 और 4 के रेशियो में दे दिया। समझ में आ रहा है? 12 पीस किए थे। तो बस वही है कि एक लाइन को एक दूसरी लाइन इतना और इतने रेशियो में कट कर रही है, और जिस पॉइंट पे कट कर रही है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, उसका वाई कोऑर्डिनेट ये है। यही तुमने रटा है, जो तुमने समझा है। चलो, अगर मिड पॉइंट पे कट करें तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। पता चला। अब अभी आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है कि सर खाली एनसीईआरटी चला रहे हैं। मैंने क्या बोला कि इंडिया में सब 90% लाने वाले बच्चे नहीं हैं, 60-70% लाने वाले भी बच्चे हैं। तो उन लोगों के लिए पहले मैं एनसीईआरटी चला दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट चला रहे हो, सीक्वेंस वाइज जैसे मैं सवाल कर ऐसे ही करो बच्चे, अपने हिसाब से नहीं कि पहले के बाद डायरेक्ट दूसरा, पहले के बाद दूसरा नहीं, पहले के बाद आएगा आठवां, फिर आएगा चौथा, फिर पांचवा, फिर सातवां, ऐसे करो। आपको ना समझ में आए, एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं इसलिए अगर 60-70% वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी चला रहा हूँ, फिर जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ये खत्म होगा उसके बाद टॉपर बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, उसके बेस पे न्यूमेरिकल चलाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट चलाऊंगा, उसके बेस पे न्यूमेरिकल चलाऊंगा, और हार्ड न्यूमेरिकल गूगल से उठाऊंगा, और भी जो क्लासेस है, बड़ी बड़ी जो क्लासेस है, समझ जाओ किसका नाम ले रहा हूँ, उन सबके मॉड्यूल से भी क्वेश्चन उठा के कराऊंगा। चलो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 x1 प्लस है, ये मिड पॉइंट पे अगर कट करता है यानी बीच में कट करता है, ये दोनों इक्वल पार्ट हो जाएंगे, तो इक्वल रेशियो में यानी दोनों इक्वल पार्ट होंगे, तो आया समझ में। और डिटेल में सेक्शन फॉर्मूला समझना तो इसके पहले वाले वीडियो में देख के आओ। हुआ कि नहीं हुआ, चलो मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो तुम्हारे एक्सरसाइज 7.2 में दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है। अच्छा, वो तो तुमको ही पता है, मेरे को ही पता है। चलो निकालते हैं अपना मोबाइल। अमुक लोग कैसा लगता है सर, क्या आईफोन ले लो ना। अरे बेटा, अमीर दिखना और अमीर बनना, क्या बोल रहा हूँ, अमीर दिखना और अमीर बनना दोनों में बहुत फर्क है।
तुमको अमीर दिखने का शौक है और मेरे को अमीर बनने का शौक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहले कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 फिर चलाऊंगा 8 नंबर, फिर चलाऊंगा 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर चलाऊंगा डायरेक्ट 7 नंबर। ऐसे सीक्वेंस वाइज मैं क्वेश्चन साइड में जो लिखा है ऐसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द विच डिवाइड इन द जॉइनिंग -1 और 7। देखो एक क्या दिया है, लाइन दी है, सपोज एक लाइन दी है, उसके कोऑर्डिनेट सपोज हमने ने लिया ए लिया है, दूसरा क्या लिया है बी लिया है। बी, बी मतलब बबीता, ए मतलब अंजलि। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये कोई डायलॉग था ना। अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। क्या, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। वही ए वाला अंजलि। बी यानी बबीता, बबीता को तो जानते हो जेठालाल, तारक माता के, तारक मेहता के उल्टे चश्मे में जो बबीता थी वो मैडम। चलो अब आए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 होगा, और ये क्या होगा 7 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 होगा और -3 होगा। अब बोला कि एक पॉइंट पे ये रहा, ये पॉइंट है, इसको 2:3 में क्या दिया है डिवाइड किया। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन 1 -1 और 7 दिया है और 4 और माइनस दिया है, इसको कितना 2:3 में डिवाइड किया है। तो जिस पॉइंट पे डिवाइड किया है उसको P ले लो और उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करना है, मतलब ढूंढना है। क्या बोला फिर से क्वेश्चन, एक लाइन दिए उसके 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये क्या करता है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और 2:3 में डिवाइड कर रहा है जिस पॉइंट पे 2:3 में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का क्या बोल रहा हूं, ये दो कोऑर्डिनेट है ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। अब क्या कर 2:3 में डिवाइड कर रहा है, कट कट कट, यहां से काटा ये भाई, अरे भाई जैसे ये ना लाइन है, काट दिया, ये 2 और ये 3, 2:3 में डिवाइड किया। तो जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो उसका एक कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, x होगा तो y भी होगा। कि दोनों क्या है, दोनों क्या है कोऑर्डिनेट है। चलो कुछ और समझ लेते हैं। चलो अपने कुछ नहीं करते, अब जो जो 2 रेशियो देखो 2:3 है, इसी को लेने का m/n। तो क्या होगा m = 2 लेना है और n = 3 ले लेना हुआ। चलो पहले करते हैं x है। मैं इधर देखो एक बार आपको समझा रहा हूँ कि एक बार फॉर्मूला लिखूंगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बार बार लिखूंगा तो तुमको आदत पड़ जाती, सन्ने तो फॉर्मूला लिखना ही नहीं हुआ। m की वैल्यू 2। अब बोले सर x2 x1, तो एक काम करो पहले लिख ये सब लिख भी लो, देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे। चलो x1 कितना दिया है -1, x2 कितना दिया 4, y1 कितना दिया 7 और y2 कितना दिया -3। ये बॉक्स में बना देता हूँ सर, y2 क्या दिया है -3 दिया, y1 x1 x2 y1 y2 हो गया। m की वैल्यू 2, x2 कितना दिया है, x2 दिया है 4, n कितना दिया 3 दिया है, x1 कितना दिया है -1, अपन कितना आएगा 2 + 3। अब 2 + 3 कितना आता है, ये होगा 8, प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3/5, यहाँ पे 8 - 3 = 5, 5/5 = 1 = x। चलो हो गया। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट my2 ny1/m + n। चलो m की वैल्यू क्या दी है 2 दी है, y2 की वैल्यू कितनी दी है -3 दी है, n की वैल्यू कितनी दी है कितनी दी है कितनी दी है 3 दी है, y1 की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है। अपन कितना आएगा 2 + 3, ये कितना आएगा -6, ये कितना 21/5।
तो y इक्वल टू कितना आएगा 15/5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी p ऑफ x ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा p ऑफ 2 and 3, वो होगा कोऑर्डिनेट। आ गया समझ में? आ गया, आ गया, समझाने वाला आ गया। ये कोई गाना है मेरे को लग रहा है, कोई वर्ड होता है इसमें, क्या गाना हो जाता। बचपन में क्या है, अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक था, क्लास के बीच में यही करते थे, इसलिए तो बैक बेंचर कहलाते थे। समझ में आ रहा है? क्लास के पीछे बेंच पे बैठ के क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे और अंताक्षरी खेलेंगे। करेंगे ना अंताक्षरी, नया टीचर आएगा तो उसको हैरान करेंगे। यही तो बैक बेंचर की लाइफ है। पर बैक बेंचर की लाइफ ये भी है कि माँ बाप का सपना पूरा करना था। देखा नहीं? चलो, हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे करते हैं। हाँ, 8 तो बोला ना। देखो, अब 8 क्वेश्चन यहाँ तक भरा जाएगा। सर क्या कर रहे हैं, एक एक वीडियो में खाली 5-5 सवाल चलाते हैं। हमारे टीचर तो 1 घंटे में एक एक्सरसाइज बता देते हैं। अरे बेटा, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको समझाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम तुमको देनी है। मैं तो दे चुका हूँ 54% लाके। चलो, क्वेश्चन नंबर है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, मेरे को भी देखना पड़ेगा, देखना पड़ता है, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना यार। अब तुम बोलोगे सर रटे, क्वेश्चन रटे नहीं होते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं इफ ए एंड बी, दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, उनका ये दिया है। देखो ए एंड बी की वैल्यू दी है, क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया था ए1। हाँ, ए की वैल्यू क्या दी है, क्या दी है, -2 और -2 दी है, और बी की वैल्यू दी है 2 और -4 दी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ऑफ ए पी। पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब क्या बोल रहा है कि अब कंडीशन दी है, देखो ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये कंडीशन दी। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये दो पॉइंट दिए, कोऑर्डिनेट गलत नहीं होने चाहिए, -2। अगर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा तो आंसर ही अलग अलग आएगा। आंसर अलग नहीं होगा, वो क्वेश्चन का आंसर अलग। ए पी इक्वल टू 3/7 दिया है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब पी द लाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी मैथ्स का न्यूमेरिकल करने का सीक्रेट, सीक्रेट मतलब ये सीक्रेट नहीं, सीक्रेट। देखो मैथ्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी चैप्टर का, कोई भी कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल हो, तो जो दिया है, जो दिया है उसको ही करना पड़ेगा। ये नहीं बेटा, जो दिया है उसके बेस पे ही आंसर आता है। जो दिया है उसके बेस पे ही आंसर आता है। कैसे? अब जैसे तुमको बनाना है क्या, कड़ी चावल। ऐसे में अब कड़ी चावल बनाओगे तो पानी से तो बनेगा नहीं, बनेगा कड़ी चावल? ना सर, मेरे को कड़ी चावल नहीं पसंद, मेरे को तो आलू के पराठे पसंद। चलो, तुमको बनाना है आलू के पराठे, भले नहीं आता बनाना। अमुक लोग बोले सर मेरे को तो खाली चाय बनाने आती है, मम्मी बनाती तो मैं खा लेता हूँ, नहीं बनाती तो दूसरे का घर पे जाके खा लेता हूँ। आलू के पराठे बनाना, अब आलू के पराठे बनाने के लिए क्या चाहिए, आलू चाहिए। आलू मतलब पटेटो, इंग्लिश मीडियम वाले को समझो, अमुक को आलू का मीनिंग इंग्लिश में होते पटेटो। फिर क्या चाहिए, आटा चाहिए, तेल चाहिए निपटाने के लिए। अरे भाई मैंने बनाया था, हुआ। बेलन चाहिए बेलने के लिए। तो ये सब सामान होगा तब आलू का पराठा बनेगा। तो वैसे क्या बोला, वैसे मैथ्स का कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो कोई ना कोई चीज दी होगी, उसके बेस पे आंसर निकलेगा। अपने मन से नहीं कि ये पी ऑफ एक्स और वाई निकाल, पर कैसे निकालें, कुछ तो दिया होगा, तो जो दिया है उसके बेस पे ही आंसर निकालना है। हुआ। अब देखो पहले इस कॉन्सेप्ट का समझते हैं कि पहले इसमें शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा थोड़ा बहुत। देखो एक क्या दिया, लाइन सेगमेंट ए बी दिया है। अब ये पी पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है।
तो जो ये एपी है, जो ये एपी है, ये 3:7 AB का कौन सा पार्ट है? 3/7 पार्ट है। आया समझ में? जो ये AP की वैल्यू है, जो ये AP है, पूरे AB का 3/7 रेशियो है। ध्यान से समझो, फिर ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। जो ये AP है, AB का, क्या बोल रहा हूं, जो ये AP है, जो ये AP है, AB का 3/7 रेशियो है। 3/7 रेशियो है AB का, यानी पूरा AB कितना है? पूरा AB कितना है? 7 है। उसमें से ये कितना है? 3:7। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? नहीं आता तो निकाल लो यार। जैसे तुमको निकालना है PB, तो क्या निकालोगे? AB माइनस AP निकाल लोगे। PB निकालना है ना, तो AB माइनस AB निकालो। अब AB कितना दिया है? AB दिया है 7, AP दिया है 3/7 रेशियो, तो 7 से 49/7, तो ये कितना होगा? 49, 46/7 पार्ट। अरे सॉरी, ऐसा होता है? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। यानी 3/7 रेशियो है और ये 46/7 रेशियो, ये है 46/7 रेशियो। देखो ये जो करा रहा हूँ, ये कोई टेक्स्ट बुक में मिलता है पर बहुत कम टेक्स्ट बुक में ये चीज समझ में आती है। अब ये 46 अपन रेशियो है, ये रेशियो बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू नहीं है। ये पूरा 7, 3:7 इसका है, 46 रेशियो अपन इसका है। हुआ? ये समझाने के लिए करा रहा हूँ। अमुक लोग 46/7 कौन सा है, ये तो हमारा कोई सॉल्यूशन में दिया नहीं। अरे बेटा समझा रहा हूँ कि ये पूरा 7 है, उसमें 3:7 इसका है, तो 46 से रेशियो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 5 के दो पार्ट है, एक पार्ट क्या है? 3/5 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? क्या होगा? अरे यार 5 माइनस 3/5 तो कितना? 25 माइनस 3/5 यानी 22/5, तो दूसरा पार्ट होगा 22/5। कैसे? जैसे 5 के दो टुकड़े में हमने 5 को दो रेशियो में कर दिया, एक है 3/5 पार्ट, दूसरा होगा 22/5 पार्ट। कैसे पता चला? दोनों को प्लस कर दो, देखो तो क्या होगा? 25/5 आ गया ना 5। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, चाहूं तो फटाफट चला सकता हूँ। कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 सवाल ही चला रहा खाली वीडियो में। आ रहा है समझ में? चलो, ये मैंने बताया कि ये इतना रेशियो है, पता चला? ये रेशियो बताया, इतना रेशियो है, तो ये कितना है? 3 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा डायरेक्ट। अरे ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये होगा 4। और ये रेशियो है 3/7 रेशियो, और बाकी जो आया था 46/7 रेशियो, और ये पार्ट होगा 3, ये पार्ट होगा 4। अरे भाई सर कैसे? जैसे इसमें एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। पर बट कैसे? तो एक काम करो, निकाल लेते चलो। AB, AB के इक्वल टू क्या लिखोगे? AP प्लस पीबी। अरे ये पूरा क्या आएगा? इसको इसको प्लस करोगे तो ये पूरा आएगा। AB इक्वल टू क्या होगा? AP प्लस पीबी हुआ। अब इसको दे देता हूँ 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। हुआ? बोले सर यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे तो 4 लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 कैसे लिख रहे हैं? अरे आएगा समझ में, देखो समझ में। चलो 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB, यानी 4PB, 4AP AP
और ये कितना होगा 3 PB, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4AP इक्वल टू 3 PB, यानी AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4, यानी क्या होगा AP रेशियो PB इक्वल टू 3/4, यानी इक्वल टू क्या का M/N, यानी M की वैल्यू हो गई 3 हो गई और N की वैल्यू हो गई 4। आया समझ में? बताया था ना, लॉजिक से समझो या ऐसे करके करना तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीज मैंने समझे। हो गया। अब क्या बोला इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर, तो कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, चलो एक बार फिर से लिख देते, इसके बाद वाले सवाल में नहीं हुआ। अब m की वैल्यू कितनी दी है, m की वैल्यू 3 दी है, x2 की वैल्यू कितनी दी है, यार वो भी लिखना पड़ेगा, x1 x2 y1 y2। x1 कितना दिया है, -2 दिया है। n की वैल्यू कितनी दी है, n की वैल्यू दी है 4। x1 की वैल्यू कितनी दी है, देखो सॉरी x2 की वैल्यू, यहाँ पे x2 की वैल्यू, n x1 की वैल्यू कितनी दी है, -2 दी है, अपन कितना आएगा 3 + 4, तो x की वैल्यू निकालो 6, ये होगा -8 और ये होगा 7, तो x की वैल्यू हो गया -2/7 हुआ। चलो y निकालते हैं, तो my2 ny1 अपॉन m प्लस n, लास्ट बार लिख रहा हूँ, बार बार फॉर्मूले में नहीं लिखूंगा। m की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, y2 कितना दिया है, -4 दिया है, n की वैल्यू 4 दी है, y1 कितना दिया है, -2 दिया है, अपॉन में कितना आएगा, कितना आएगा, इधर देखो फिर से y2 जो पीछे दिया है y2, अब बोले सर अभी जो क्वेश्चन में जो पहले दिया है, क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट पहले दिया है उसको x मान लो, और क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट दूसरा बाद में दिया है उसको x2 लेने का, ये ध्यान रखना। m की वैल्यू ली है 3 और y2 की वैल्यू ली है -4, n की वैल्यू ली है 4 और y1 की वैल्यू ये कितना हो गया 3 + 4 -12, ये होगा -8 अपॉन 7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -20/7। देखो हुआ, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा ये भी लिख देता हूँ, p ऑफ x ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा -2/7 और -20/7। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैंने क्या बोला, भले मेरे को टाइम लगेगा पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा के कर रहा हूँ, डायरेक्ट चलाना चाहो चला सकते हो। ये 5 सवाल खाली कितना है, 30 मिनट का काम है, 30 मिनट का काम, 5-5 मिनट ले लो, करो, आएगा नहीं आता। अरे बेटा हर एक चीज कॉन्सेप्ट समझाना है, ये कोई दाल चावल नहीं है कि तुमको मिल गया ने दाल डाली चावल डाला बन गया खा लिया, कॉन्सेप्ट समझा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही सवाल आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि यही सवाल आएगा, हाँ इसकी गारंटी होती है कि यही कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने क्या बोला, एग्जाम में कोई गारंटी नहीं होता कि यही सवाल आएगा, पर यह गारंटी होती है कि ये सवाल का कॉन्सेप्ट आ सकता है। सीबीएसई वाले खासकर, और मैं तो गुजरात बोर्ड है, गुजरात बोर्ड में तो बेटा बेटा न्यूमेरिकल छाप देते हैं, बस बच्चों को खाली पास करना है गुजरात बोर्ड वालों में, बस हमारा 10th में इतना परसेंट है पास होना चाहिए, पर पास होके क्या अच्छा डालोगे, बोले हम तो हाँ पास हो गए 10वीं, 10वीं तो भाई पास कॉन्सेप्ट समझ के करो ना। अब बोले सर आप बोलते हो कि 90% लाओ, अरे भाई यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को कैसा बनाया है, एक बिजनेस बना के रखा है गुजरात में। बिजनेस कैसा है कि 1.5 लाख फीस भरते बच्चे, 1,40,000 50,000 बच्चे बढ़ते हैं, और उन्हीं जो स्कूल में टीचर पढ़ाते उन्हीं टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। स्कूल में 40,000 भर के वो टीचर से पढ़ रहे हैं, स्कूल में 40,000 भर के वही टीचर से पढ़ रहे हैं,
और उन्हीं के ट्यूशन में 40,000 और भर रहे। तो स्कूल में टीचर क्या टाइम पास कर रहा था क्या? है 40,000 स्कूल में क्यों भर रहे हो? टाइम पास करने के लिए, वो टीचर की शक्ल देखने के लिए कि टीचर ऐश्वर्या राय लगती है, सर सलमान खान लगते हैं। कि हमको तो क्या अटेंडेंस लगानी है। अरे भाई अटेंडेंस अटेंडेंस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन छूट जाएगा इसकी वजह से। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो मेरे को भी नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में। अब बुक ले तो यू करके बैठू, मोबाइल में है ना टेक्स्ट बुक। अब देखो फाइंड द रेशियो। पहले मैंने क्या कोर्स में कोऑर्डिनेट, इसलिए बोला फर्स्ट के बाद में 8वां की जगह इसमें कोऑर्डिनेट निकालना है, इसमें कोऑर्डिनेट निकालना है। अब 4 की चला कीजिए, अब रेशियो निकालना है। समझ में आ रहा है? अब पता चल रहा है ना? पहले में और 8वें सवाल को, पहले के बाद 8वां की होगा कि इन दोनों में क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। जिस पॉइंट पे कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है। अब इसका क्वेश्चन 4 और 5 में क्या होगा कि रेशियो निकालना है। आ रहा है समझ में? इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन 1 के बाद 8 करो, फिर 4 करो, फिर 5 करो, फिर 7 करो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द रेशियो विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 एंड 10, और ये दिया है 8 डिवाइड बाय द 1। अब देखो एक लाइन दी है, सॉरी लाइन सेगमेंट चलो लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट दिया है, ए दिया है और बी दिया है। लाइन सेगमेंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं? -3 और 10 दिए। और ये क्या दिया है? 6 और -8 दिया है। 6 और माइनस दिया है। किस पॉइंट पे कर रहे हैं? सपोज इसको पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। पी मतलब प्रीति, ए मतलब अंजलि, बी मतलब बबीता। -10, 6 और -8 दिया है। कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? -1 और 6 पॉइंट पे कर रहे हैं। कट कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन अपने फिर से देख लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? फाइंड द रेशियो द लाइन joining द पॉइंट -3 एंड 10, 6 एंड -8 बाय -1/6 में जो डिवाइड कर रहा है, जिस पॉइंट पी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो करना, अपने को रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना मतलब सपोज एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ जाओ ना? चलो उससे पहले अपने x1 x2 लिख लेते हैं। x1 कितना दिया? -3 दिया है। x2 कितना दिया? 6 दिया है। y1 कितना दिया है? 10 दिया है। और y2 कितना दिया है? -8 लेना दिया है। अब देखो क्वेश्चन का अगर सोल्व करना है, जो पहला दिया है, जो पहला नंबर पे दिया है उसको x1 लो, जो दूसरा दिया है x2 लिया, इतना दिया है। हो गया। और ये जो ये p -1 और जो 6 है इसकी वैल्यू है x और y, इतना दिया है। अब आते हैं ब्लू बोर्ड। हुआ? चलो निकालना क्या है? m रेशियो n अपने को फाइंड करना है। चलो फॉर्मूला अब नहीं लिखूंगा, चल लिख दो ना। अब जो x की वैल्यू दी यहाँ पे कितनी दी है? -1 दी है। m की वैल्यू नहीं दी है। x2 की वैल्यू कितनी दी है? 6 दी है। n की वैल्यू कितनी दी है? नहीं दी है। x1 की वैल्यू कितनी दी है? -3 दी है। अपॉन में m प्लस n, -1 6m -3n अपॉन m प्लस n। चलो -1
m प्लस n 6m माइनस 3n माइनस m माइनस n 6m माइनस 3n। m को m के पास ले जाओ, n को n तक के पास ले जाओ, एक ही जात वाले हैं। ये कितना होगा? अरे यार समझ जाओ, इधर देखो, इसको उठा के इधर लिया, माइनस m माइनस n होगा। ये 6m 6 प्लस में दिया है, देखो x2 दिया प्लस में दिया, कैसे दिया? यहाँ पे दिया, हो गया। अब देखो x1 कितना दिया? माइनस 3 दिया, यहाँ पे दिया, ये हो गया। माइनस 3 इसको जा, ये हो गया। अब m को लाओगे इधर तो ये होगा माइनस में, माइनस n को लाओगे तो ये होगा प्लस में। अब ये कितना होगा? -7m हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -2n होगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो m अपॉन n इक्वल टू 2/7। तो m रेशियो n बराबर 2/7। बोले सर आपने x से किया, y से करोगे तो आएगा? आएगा। चलो y से करते। y की वैल्यू इसमें क्या दी है? 6 दी। n की वैल्यू कितनी दी है? निकालनी है। y2 की वैल्यू कितनी दी है? -8 दी है। n की वैल्यू y1 कितना दिया है? 10 दिया है। अपन कितना हो जाएगा? m प्लस 6 माइनस 8m। पहले ब्रैकेट सोल्व करो, बोर्ड मास का रूल तो पता है ना। 6 इसको लाओ इधर, इसको लाओ इधर, ये कितना हो जाएगा? हुआ? चलो ये कितना होगा? 14m। ये कितना हो जाएगा? 4n। तो m अपॉन n इक्वल टू 4/14। तो m अपॉन n बराबर 2 2 जा 2 7 जा 2/7। तो m रेशियो n बराबर 2/7। आ गया ना बेटा? आया कि नहीं आया? तो बस देख लो, स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो। हर स्क्रीनशॉट में मैं हट जाऊंगा कैमरे के सामने से। बोले सर आप जाते हो ना, वैसे झिलमल झिलमल होने लगता है। क्या स्क्रीनशॉट पढ़ो सर? तो जब लिखते जाओ तब लिखते जाओ यार, फिर बाद में वापस से जब मैं लिखते जाऊँ तब लिख लेने का। जिनको उतारा मानना है और जिनको समझना है वो मत लिखो, पहले समझो, पहले वो लोग समझ लो, बाद में बेक करते जाओ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना तब लिखना है। अगर मैं हट जाऊंगा ना, जादू होगा कैमरे में देख, वीडियो में वैसा आने लगेगा। हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 5 पे। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। डस्टर नहीं फाता यार, मेरे को कपड़े से ही फाता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से पहले अपने मोबाइल का पहले लॉक खोलूंगा। लॉक खोलने के लिए पासवर्ड ही भूल जाता हूँ, क्या करें। चलो अब क्वेश्चन नंबर फाइंड द, इसमें भी रेशियो फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है? रेशियो। इस बार क्या ब्लू से क्वेश्चन लिखेंगे और ब्लैक से आंसर लिखेंगे। फाइंड द रेशियो दिया है, एक लाइन सेगमेंट दिया है, सॉरी ये 4 था ना, अब ये 5 में एक क्या दिया? लाइन सेगमेंट दिया है। लाइन सेगमेंट दिया है। ऐसे में ये क्या दिया? पॉइंट क्या दिया? ए दिया है। ए के पॉइंट क्या दिए हैं? 1 और -5 दिया है। क्वेश्चन ध्यान से करना है दोस्त, क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है। मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देखो।
देखो 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 1 और -5। मैंने तो क्वेश्चन ही गलत होगा तो आंसर तो उसका राइट होगा, और तुम्हारा बुक के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा ना। डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये दोनों पॉइंट है, ये क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं। अरे समझ जाओ, ये एक्स एक्सिस है, ये रहा, ये इसके दो पॉइंट दिए, 1 दिया है, -5 दिया है, और क्या दिया है, -4 दिया है, और 5 दिया है। ये इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं, कौन से, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, फाइंड द रेशियो 1 -5 दिया है, -4 और 5 दिया है, डिवाइड बाय एक्स इज आल्सो द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। चलो, अब देखो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सीधी सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा था, मैंने क्या बोला, इसलिए कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए मैं पहले समझा, पहले वीडियो हुआ। अब जिस पॉइंट पे कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है, नहीं दी है, और एम और एन की वैल्यू नहीं, तो पहले क्या करोगे, तो पहले अपने करेंगे क्या, वाई कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है। उससे पहले x1 x2 लिख दो। चलो x1 यहाँ पे ले लेते हैं, x1 कितना दिया, 1 दिया है, और x2 कितना दिया है, -4 दिया है, y1 कितना दिया, -5 दिया है, और y2 कितना दिया है, 5 दिया है। चलो ये हो गया, हम्म हम्म, इतना हुआ, और नीचे जाऊंगा वीडियो में नहीं आएगा। अब y कोऑर्डिनेट जो दिया है इसकी वैल्यू क्या दी, 0 दी है, m की वैल्यू नहीं दी है, y2 की वैल्यू कितनी दी, 5 दी है, n की वैल्यू नहीं दी है, y1 की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, अपन क्या दिया है, बोल, अरे यार बोलो ना यार, m प्लस n हो गया। अब इसको इधर ला तो 0 मल्टीप्लाई m प्लस n, 5m माइनस 5n हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 5m माइनस 5n होगा। y1 दिया ना माइनस, y2 कितना दिया, 5, x1 1 दिया, x2, हाँ ये चाहिए। चलो अब क्या दिया, 5m माइनस 5n, m अपॉन n, 5 अपॉन 5, तो m रेशियो n बराबर 1 रेशियो। यही क्वेश्चन है कि दूसरा है, किसी दूसरे का तो कोऑर्डिनेट नहीं लिख लिए। हम्म, क्या दिया है, फाइंड द रेशियो, 1 दिया है, -5 दिया है, -4 दिया है, ये दिया है, x1 1 होगा, x2 -4, y1 -5, y2 ये, m y2 n y1 ये हो गया, हाँ बराबर हो गया। अब रेशियो आ गया, अब इसको रेशियो m और n की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो x2 कितना दिया है, x2 कितना दिया है, -4 दिया है, x1 1 दिया है, अपॉन 1 प्लस 1 कर लो, तो कितना आएगा, -3/2 हो गया। तो इस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो p ऑफ x ऑफ 0 बराबर -3/2 और 0, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब ये पॉइंट आएगा कहाँ पे, सीधी सिंपल, एक कॉन्टेंट है, ये है ना, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, और थर्ड क्वाड्रेंट पर ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो पता है। अब इसमें दिया क्या है, 1 - 5, तो 1 - 5 एक यहाँ पे होगा, बता रहा हूँ, 1 - 5 यहाँ पे दिया, और दूसरा क्या है, -4, और -4 और 5 यहाँ पे दिया। ये दोनों एक्स एक्सिस को, एक पॉइंट दिया है, ये इसका एक पॉइंट दिया है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं,
तो ये एक्सेसिव को -3/2 और 0 पॉइंट पे कट करेंगे और ये दोनों रेशियो क्या होगा, सेम। बोले सर आपने बड़ा, अरे भाई समझा समझो या थोड़ा बहुत, मैं यहाँ पे बनाऊंगे तब तुमको बोलो इतना बड़ा तो अरे भाई लिख देता बस। लो हो गया, क्या होगा -4/5। तो इसका कोऑर्डिनेट -3/2 और 0 है। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन देखोगे, जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हो वो उसी क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट है कि ऊपर वाले नीचे वाले कोऑर्डिनेट है। हो जाती गलती, ऐसा नहीं होता है, गलती इंसानों से होती है, भगवान से नहीं होती। अपने भगवान नहीं है, इंसान ही बेटा। तो आप अगर क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट ही दूसरे लिखोगे तो उसका आंसर आप तो सही कर रहे हो, पर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको तो पता होना चाहिए, काट देगा और क्या करेगा। और बोले ये तो क्वेश्चन ही नहीं। बोले सर ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं, हाँ मैंने किया था। मेरे को साइंस में, मैं तो ऐसा ही किया था। 10th बोर्ड में साइंस में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, सब पढ़ता था। पर क्या है, पूरी 10th तो क्या मस्ती में गुजारी, बैक बेंचर वाली लाइफ ही जी 10th में। खुद तो पढ़ता नहीं था, पड़ोसियों को भी पढ़ने नहीं देता था, दोस्तों को भी पढ़ने नहीं देता। जब आ गया दिसंबर में, अब दिसंबर का मंथ आ गया, तो अब बोलूं करूंगा क्या। तो मैं सोचा था कि चलो 10 साल के पेपर सोल्व कर लेते हैं, पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हैं। अब पीवाईक्यू जो सोल्व करते थे उसमें तो आता, पर पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है उसको करेगा कौन। चलो कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, गुजरात में मार्च में एग्जाम होती है। अब आ गया 1 मार्च, अब 1 मार्च आ गया। अब 1 मार्च 10 दिन में करेंगे क्या, तो साइंस में तो कुछ याद नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि जो मैं क्वेश्चन याद कर, तो चलो किस्मत होगी तो आएगा कि नहीं। अब वो क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स का एमसीक्यू था, 50 मार्क्स का लिखने वाला था। अब जो क्वेश्चन साइंस में लर्न करके गया था वो भी नहीं आया, तो मैं करूंगा पास कैसे होना है, पास कैसे। तो मैंने क्या किया था, जो क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आए थे और जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वो क्वेश्चन लिख दिया, बोर्ड वाले क्वेश्चन को नहीं लिखा। क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे को आता है उसका आंसर ही मैंने उसमें लिखा, पर वो क्वेश्चन बोर्ड वाले पेपर में ही नहीं था। किया मैं, चलो ये करके देख लेते हैं। पता चला पास हो गया। 65 पर मार्क्स आ गए। अरे मैं तो खुश हो गया। मैं कहा बोर्ड में तो मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था, बोर्ड का तो एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा था। जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वही क्वेश्चन मैंने लिखा और उसका आंसर मैं पूरा परफेक्ट लिखा, सप्लीमेंट्री पूरी भर दी। और मेरे जब मार्क्स आए तब मेरे को तो ऐसा लगा साइंस में तो हुआ फेल, साइंस में तो होगा फेल। पर जब मार्क्स आए 65 मार्क्स आए, अरे यार तब मेरे को यार, मैं तो चुपचाप किसी को कुछ बोला ही नहीं। पर अब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बोलूंगा तो भी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर। क्या बोलोगे, मैं सर तो भाई नकल करके पास हुआ। हाँ नकल मारी थी मैंने, कौन सा गुनाह कर दिया था। मैंने एग्जाम में नकल मारी थी, मैं तो बोलता हूँ 10th में एग्जाम में बोर्ड में मैंने नकल मारी थी, पर किसी सर ने पकड़ा नहीं पकड़ा। तो बात वही है, पकड़ा नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बोले सर आप पढ़ाने से ज्यादा तो बकवास करते वीडियो में। भाई पढ़ाने से ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत स्टोरी बता रहा है, पढ़ने में मजा कैसे आएगा अभी तुमको। नहीं हो गया, थोड़ा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाए। अब तुम मेरी बात सुनोगे कब, खाली पढ़ाऊंगा तो सुनोगे, नहीं सुनोगे नहीं। तो थोड़ा बहुत तुम बताओ, थोड़ा बहुत मैं बताते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं चलते हैं चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं चलते हैं चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब पता चला ना कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 8 क्यों करा है, 8 के बाद 4 क्यों करा है, 4 के बाद 5 क्यों करा है, 5 के बाद 7 क्यों कराऊंगा, अभी वो भी पता चल जाएगा। 5 के बाद 7 क्यों कराओगे सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई सर्कल वाला है कि क्या है, देखते हैं। देखो एक सर्कल दिया है, यहाँ पे मिलते हैं, फिर वहां पे तो लिखना है, बोर्ड तो भरना है, मजा कैसे आएगी। चलो ये है सर्कल, कौन सा कल, सर्कल, सर्कल नहीं सर आज ही पढ़ाएंगे। ये दिया है, अब इसके ये दिया है ए और बी, तो ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल दिया है। अब ए के पॉइंट दिया है, कौन सा कर रहा हूँ, हाँ 7, हाँ ए के पॉइंट तुमको फाइंड करना है। अब ए के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स और वाई है। अब देखो बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 और -3 दिए। अब इसमें देखो क्या दिया है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल होज द सेंटर, सेंटर दिए -2 एंड 3। इधर देखो ये जो ओ है वो सेंटर, whose center is 2 and -3. Coordinate of B is the 1 and 4. Find the coordinate of the other vertex of line segment AB. एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि who is the diameter of circle, the center is ये हो गया, और B ये दिया है, तो इसके ए के कोऑर्डिनेट तुमको फाइंड करने हैं। चलो अब जो सर्कल होता है, यहाँ पे पहले बना देता हूँ, समझा देता हूँ। सर्कल, ये रहा सर्कल, ये है ए, ये है बी, ए बी डिविलियर्स। सेंटर, अब जो सर्कल का सेंटर है डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं। जो सेंटर होगा सर्कल का, जो सेंटर, अरे सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं बेटा, बोले सर आगे पढ़ेंगे, अरे भाई 9th में पढ़ी होगी ना सर्कल की प्रॉपर्टी। तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब जो ये दिया है इसका कोऑर्डिनेट क्या दिए, 2 और -3 दिए। अब जो ये बी दिया है इसका कोऑर्डिनेट क्या दिए, 1 और 4 दिए। और जो जो ए है इसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं। आगे समझ में, सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है बेटा, वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी जो सर्कल का जो सेंटर में से क्या होता है, सर्कल का डायमीटर ही पास होता है। सर्कल के सेंटर में से सर्कल का डायमीटर ही पास हो सकता है। बोले कॉर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा। सर्कल के सेंटर में से सर्कल का डायमीटर पास होता है, और सर्कल का सेंटर सर्कल के डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। यानी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है सीधा। ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, तो ये पूरे इसका क्या, ये है डायमीटर, ये है रेडियस। तो जो आर की वैल्यू डी का क्या होगी, हाफ होगी। यानी डी की वैल्यू आर का क्या होगा, डबल होगा। नहीं समझे, जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, और डायमीटर होगा रेडियस का डबल होगा। तत्काल क्यों होगा, क्योंकि सेंटर क्या होता है, डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आगे सर में ये कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए, हुआ। चलो इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या बोला कि कोई भी लाइन सेगमेंट होता है, उसको अगर एक पी पॉइंट मिड पॉइंट पे कट करता है, मिड पॉइंट से कट करता है, अगर मिड पॉइंट पे कट करता है तो मिड पॉइंट टू कट करता है, तो एम और एन का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। एम और एन का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं। एम और एन का रेशियो इक्वल होगा तो पी पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के मिड में होगा, ये भी होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो तुमको पता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 हुआ। अब x1 की जगह x हुआ, x2 की जगह क्या हो गया, क्या हो गया, x2 की जगह क्या है,
अरे ये x2 की जगह 1 है ना, y1 की जगह क्या होगा, y होगा, और y2 की जगह क्या होगा, 4 होगा। कितना हो गया? और ये p जो x और y, ये x और y इसकी वैल्यू है। चलो इसको x और y की नहीं, इसको क्या लेते हैं, x डैश ले लेते हैं, y डैश ले लेते हैं, नहीं तो तुम इसमें कंफ्यूज हो गए। हो गया? ये x है, वो x डैश है। चलो अब ये जो x है, ये कोऑर्डिनेट है सेंटर का। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो, यानी o, p की जगह लेते हैं o, वो क्या हो जाएगा, 2 और -3 दिया है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 2 दिया है। x1 की वैल्यू कितनी दी है, x डैश ले लेते हैं, और यहाँ पे y डैश ले लेते हैं, y। x1 यहाँ पे लो, यहाँ पे x1, x डैश, x2 की वैल्यू कितनी दी है, x2 की वैल्यू 1 दी है, और ये कितना 4 दिया है, तो x डैश क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2, 2 मल्टीप्लाई 2, x डैश प्लस 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, तो x डैश प्लस 1 बराबर 4, तो x डैश बराबर 4 माइनस 1, तो x डैश क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? x डैश इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे x और y लेके कर रहा हूँ, इसके वजह से। अब जो ये x डैश है, ये a का कोऑर्डिनेट है। चलो y की वैल्यू क्या दी है, -3 दी है। y1 कितना दिया है, y1 की जगह y डैश दिया है। y2 की वैल्यू कितनी दी है, y2 की वैल्यू 4 दी है अपॉन 2, तो -6 इक्वल टू y डैश प्लस 4, तो y डैश बराबर -6 माइनस 4, तो y डैश बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। अरे y1 प्लस y2/2, ये y1 इसका y2, y1 की जगह y डैश दिया है और y2 की जगह कितना दिया है बेटा, 4 दिया है। ये 4 अपने लिए लिखा, ये होगा इधर, -3 2 जा 6 हो जाएगा, इस y डैश को इधर ले दो, इसको इधर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, -4 -6 कितना हो जाएगा, -10 होगा बेटा। तो जो a का कोऑर्डिनेट है x डैश और y डैश इक्वल टू क्या होगा, 3 और -10 होगा। 3 और क्या होगा, -10 होगा। अरे यार नहीं समझ में, अपने क्या जो x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x1 प्लस x2 बाय, तो ये x की वैल्यू दी है 2, 2 लिखा, x1 की जगह x डैश लिखा, x2 की वैल्यू कितनी दी है, y 1 लिखा, 2 2 जा 4, ये हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x1 x डैश की वैल्यू ये हो गया। अब y की वैल्यू कितनी दी है, कितनी दी है, y डैश की, y की वैल्यू, y यानी ये जो इधर सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो -3 दिया है, y1 की जगह y डैश दिया, y2 की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, ये हो गया। अब 2 इस इधर से इधर जाएगा, तो 3 2 जा 6 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, y डैश हुआ। अब नंबर को नंबर के पास ले जाओ तो -6 -4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा। अब -6 तो मैं कितना होगा, -10 होगा, यानी जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब समझ जाओ कि ये जो सर्कल है, ये है, इसका जो सेंटर है ओ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 2 और -थीटा, ये क्या है बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया, 1 और 4, और ये जो ए है, इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाला, 3 और -10 निकाला। मैंने क्या बोला कि आपको पहले बता रहा हूँ कि एंगल के बेस पे 11th में पूछता है, साइड के बेस पे 10th में पूछेगा। साइड के बेस पे यानी डिस्टेंस फॉर्मूला में साइड के बेस पे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट, मतलब सर्कल में भी लाइन सेगमेंट आता है, कोड भी आ सकता है, आता है ना, कोड आता है, डायमीटर आता है, रेडियस आता है, उसके बेस पे इसमें न्यूमेरिकल डाल सकता है। ट्राइंगल के कितने जो अलग अलग टाइप के ट्राइंगल हैं, उसके बेस पे पूछ सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला को मिक्स करके सवाल पूछ सकता है।
फिर ट्रायंगल की और भी प्रॉपर्टी होती है, मीडियन पता है ना, मीडियन होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मीडियन क्या करता है, क्या करता है? मीडियन ट्रायंगल के अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या करता है? ये रहा, यहाँ से जो अपोजिट साइड होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और एल्टीट्यूड क्या करता है? ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पे। ये होगा मीडियन, मेन मीडियन मोड वाला नहीं, ये मीडियन है। और ये क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड नहीं होता है, एल्टीट्यूड होता है। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी भी आना चाहिए। तो बोले सर ये सब क्यों बता रहे? देखो आप लोगों जिनको 50-60% लाना है एनसीईआरटी पहले करो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिन लोग को खाली पास होना है, जिनका पास होने का, जिनको ऐसा लगता है कि वो पास भी नहीं हो पाएंगे, तो पहले आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो करो, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका सीक्वेंस भी मैंने लिख दिया कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये करो। अरे एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो ये हुआ पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 7। 1 को क्यों बताया कि पहले 1 में क्या बताना था? कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। 8 में क्या बताना था? इसमें भी क्या करना था? कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। इसका लेटेस्ट वर्जन मैंने हार्ड वर्जन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना था? क्या करना था बोलो? रेशियो फाइंड करना था। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? रेशियो। यानी पहले पहले और 8वें सवाल में क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पहला सवाल तो थोड़ा इजी है, जो 8वां सवाल है वो पहले सवाल का हार्ड वर्जन है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। हुआ। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी रेशियो फाइंड करना है, पर क्वेश्चन नंबर 5 4 का क्या वो हार्ड वर्जन। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दिए। हो गया। तो इसके बेस पे इजी इजी सवाल आप कर सकते हो, जिनको 50-60% लाए। और जो जो मैं बता रहा हूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ सकता है, वो उनके लिए जिनको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। जिनको क्या है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, एक मार्क्स भी उनका कटना नहीं चाहिए, उनके लिए। बोले सर इसका भी एक वीडियो बनाओ। हाँ, इसका भी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 10th में 100 ऑफ 100 कैसे लाना है। अब ऐसा नहीं कि पहले सुबह उठो जल्दी, रोज के 4 जितना चला उतना करो। अरे भाई वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। टॉपर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ऐसे में फिर ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नहीं है। जिनका 100 आउट ऑफ 100 होता है, आता है उन बच्चे का कॉन्सेप्ट परफेक्ट होता है। बेटा क्या कॉन्सेप्ट परफेक्ट होता है? प्रैक्टिस तो तुम भी करते हो, वो भी, पर तुम लोग क्या सोचते हैं? अरे यार 4 सवाल कर लिए, 5वां सवाल कल करेंगे। पर टॉपर क्या सोचता है? 4 सवाल नए किए तो 5वां सवाल आज नया भी और एक और करूंगा, और कल इसके आज 5 किए तो कल 10 करूंगा, 10 किए तो फिर 20 करूंगा। पर सब सवाल क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। क्योंकि टॉपर क्या करता है, एक सवाल को बार बार नहीं लिखता है, वो अलग सवाल, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल किस बच्चों को आएगा? जिसका कॉन्सेप्ट, हर एक चीज, एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ये देखो मैथ्स और फिजिक्स में लॉजिक नहीं आता है। सो मतलब कॉन्सेप्ट परफेक्ट होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में। फिजिक्स जिसका मैथ्स परफेक्ट होगा उसका फिजिक्स परफेक्ट होगा ही होगा। अरे सीधी सिंपल बात है, जो बच्चे ए ग्रुप वाले को नीट के सवाल का फिजिक्स कराओ, मैं आपको बोल देता हूँ, जो जो जिन लोगों ने जेडब्ल्यू मेन में, जो लोग जेडब्ल्यू मेन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग नीट के एग्जाम का जो फिजिक्स है उसको देखो करें कैसे करेंगे। बहुत इजी करेंगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स इजी होता है। क्यों? क्यों ना मैथ्स इतना हार्ड कर लिए हैं। और जिनको ए ग्रुप लेना है उनका जेडब्ल्यू एडवांस का जो पेपर करोगे ना, तो नीट वाले का जो फिजिक्स होगा ना, वो वहां पे जेडब्ल्यू वाले का फिजिक्स और नीट वाले का फिजिक्स यहाँ पे बेटा
इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट परफेक्ट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अदर एक्टिविटी से खास कर दूर रहो। अदर एक्टिविटी मतलब सिगरेट पीना तो हानिकारक तो है ही। अमुक लोग तो 10th में आके सिगरेट फूकना चालू कर देते हैं। ग्रुप बनाएंगे, 4-5 गैंग बनाएंगे, आप एक स्कूल के लेंगे, दूसरे स्कूल से लेंगे, उठा के गल्ले पे जाके, पान का जो होता है ना गल्ला, हमारे गल्ला बोलते हैं जहाँ पे सिगरेट, वहां पे जाके सिगरेट, और वो भी गधा है सारा, उसकी एज नहीं देखते हैं, उनको तो खाली बेचने से मतलब होता है। तुमको रॉक स्टार नहीं बनना है बेटा, रॉक स्टार नहीं बनना है, कूल नहीं दिखना है, कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। कि बेटा जब कैंसर हो जाएगा ना, तो तुम्हारी औकात नहीं होगी कि उसको ठीक करने की, तुम्हारी औकात नहीं होगी, कैंसर का इलाज तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तुम क्या है, अभी तक कैंसर का इलाज ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं बेटा सिगरेट विगरेट से दूर मत रहो, सिगरेट ये सब से दूर रहो। ये सब दिखावे की जिंदगी मत जियो, दिखावे की जिंदगी आप जियोगे ना बेटा, आगे चल के आपको ही नुकसान होगा, आगे चल के आपको ही नुकसान होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो खाली ऐसा मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं होता है। सिगरेट विगरेट बहुत हानिकारक है, कूल अभी दिख लोगे 1 साल 2 साल 3 साल, पर जब आप 40 साल की अब जाओगे ना, तो आपका जो फेफड़ा होता है ना, उसमें पानी एकदम आ जाएगा, और कैंसर उन्हीं लोग को ज्यादा होता है। लेकिन तंबाकू सिगरेट से दूर रहने का, ऐसा में अब ऐसा नहीं अक्षय कुमार तो विमल, अरे भाई उनको 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया मिलता है, एड करने का मिलता है। विमल खा के थूकने का खाली उनको 2 करोड़ रुपया मिलता है। विमल, एक विमल खाया, जुबान केसरी। अरे बेटा, उनको क्या है, कमाना है, और तुमको जान गंवाना है, ये ध्यान रखना। उनको तो कमाना है, तुमको जान गंवाना है, इसलिए उनको देख के विमल खाना चालू करे। भाई ये सब मत करो, अपना सेहत का ध्यान रखो, अपना तो नहीं अपने माँ बाप का तो ध्यान रखो। तुमको माँ बाप पढ़ाते क्यों है, पहले बताओ, कि आप बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। अब आप ही बुढ़ापे में उनका सहारा जने बनने के लिए, तुम्हारा ही कोई सहारा बनना, तुमको सहारे की जरूरत पड़ जाएगी बेटा। तो माँ बाप का सहारा क्या खाक बनोगे, ये सब चीज छोड़ोगे, दारू पीने। अमुक तो बच्चे ऐसे भी हैं दारू भी पीते हैं, मैं अपने आंख से देखा है। दारू पियेंगे गर्ल्स लोग, दारू पियेंगे घर से छुप छुप के, छुप छुप के, ये सब किसको दिखा दो बेटा, दिखाने की जिंदगी नहीं जीना है बेटा। आपको पहले दिखाने की जिंदगी जियोगे, आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, आगे चल के कुछ भी नहीं कर पाओगे। अमुक बोलेंगे मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मैं खर्च करूँ ये करूँ, तुम्हारे बाप का क्या जाता है सर, मेरे बाप का तो कुछ नहीं जाता है, पर तुम्हारा जाएगा तो तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं होगा बेटा उस समय। डॉक्टर भी हाथ का अद्दर कर लेगा, हाथ मैं नहीं कर सकता, अब इसको भगवान ही बता सकते। तो भगवान ही बेटा बोला था ना देखो पहले कि ये सब मत करना। अब तुम सोचो भगवान तो मेरे सपने में आए नहीं, अरे भाई भगवान तुम्हारे आजू बाजू, जो तुमको सही सलाह दे रहा है वही तुम्हारे लिए भगवान है बेटा, जो तुमको सही सलाह दे रहा है वही तुम्हारे लिए भगवान है, ये ध्यान रखना। पर तुम उन लोग की बात बुरी लगती है, लेक्चर दे रहे हैं, माँ बाप लेक्चर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ऐसे में ये सब हमको पसंद नहीं है। अरे बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतना तुम्हारे माँ बाप को एक्सपीरियंस है कि दुनिया है कैसी। अभी आपको ऐसा लगा कि दोस्ती अच्छी है, माँ बाप बुरे हैं, जब फंसोगे ना कोई चीज में, तब कोई काम नहीं देता, ना दोस्त ना यार ना फ्रेंड ना गर्लफ्रेंड, कोई काम नहीं देगा उस समय। ना फ्रेंड काम देगी, ना गर्लफ्रेंड का, ना दोस्त याद देगा, ना यार यार जितनी पहचान है, लास्ट में तुम्हारे माँ बाप खड़े होंगे। जब तुमको पुलिस मारेगी ना, सब दोस्त भाग जाएंगे, और उस समय तुम्हें माँ तुम्हारा बाप तुम्हारे पास खड़ा रहेगा ना, वो रिक्वेस्ट करेगी पुलिस से कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारा दोस्त उस समय तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ छोड़ के चली जाएगी, पर तुमको क्या है, माँ बाप की बात क्या लगती है, बुरा लगता है। माँ बाप तो क्या गले हमारे लिए हमारे जान के दुश्मन है, हमको अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करने देते हैं। अरे भाई तुम्हारी लाइफ तुम एंजॉय करो, पर अपना करियर तो बनाओ। वो नहीं चाहते कि जैसे जितनी उनकी पगार आती है, जिनकी इनकी तनख्वाह आती है, पता चला ना, सैलरी आती है, उतने में आप गुजारा करो, आप उससे बेहतर करो। पापा यही चाहते हैं, मम्मी यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते तुमसे।
दिखावे की जिंदगी जियोगे। 5,000 दिए तो 5,000 से पहले 2,000 को नाइकी का जूता पहनोगे, पूमा का जूता पहनोगे, 700 की नाइकी की टी शर्ट पहनोगे। हाँ है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बना के रखा है। अगर 25, 30 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ बना के रखा है तो कोई बात नहीं। पर तुम्हारे चक्कर में जो दूसरे बच्चे, जिनके माँ बाप उनके बच्चे का सपना देखते कि आगे चलेगा, करेगा तो हम लोग की थोड़ी लाइफस्टाइल सुधरेगी, पर वो बच्चे तुम जैसे लोग को देख के भी बिगड़ना चालू कर देते हैं। अब बोले सर आप भी बकवास करने लगे। अरे बकवास क्या कर रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ये चीज है रियल में। आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब आप 18 प्लस को कॉलेज में जाओगे, कोई ना कोई चीज में फंसोगे ना, उस समय कोई बेटा साथ नहीं देता है। उस समय खाली तुम्हारे माँ बाप साथ देंगे, फैमिली साथ देगी, लेकिन अब फैमिली के खिलाफ जाके कोई गलत काम नहीं करने का, कोई साथ नहीं देता है। तुम्हारे जेब में 10 रुपया नहीं होगा ना, तो तुम्हारा दोस्त तुमसे नहीं पूछेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नहीं पूछेगी बेटे तेरे पास है कि नहीं, ला मैं दे देती हूँ। पता है मम्मी तुम्हारे पापा तुमसे पूछेंगे बेटा तेरे पास नहीं है, ले इतना रुपया ले, रास्ते में कुछ खा लेना। कभी का तुमको ऐसा लगता है ना, घर पे मम्मी ने खराब सब्जी बनाई है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर भी मम्मी अपने जेब से पैसा निकाल के देती कि रास्ते में देखो जो अच्छा लगे वो खा लेना। क्यों देती? खुद पे खर्च कर सकती नहीं, और वो खुद पे खर्च करने के पहले पहले तुम पे खर्च करती बेटा। खुद पे खर्च करने से पहले पहले वो तुम पे खर्च करती। वो चीज तुमको समझना नहीं है, वो चीज समझना हमको नहीं समझना है ना, कहाँ समझेंगे। बोले साहब आप तो गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा काहे को, ये सब फालतू की बात करने, यही मेरे को गुस्सा लगती है। और यही चीज मैं क्लास में बोलता था। क्लासेस में, बहुत क्लासेस में, ऐसा नहीं कि मैं क्लासेस में नहीं पढ़ा, क्लासेस में भी पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ा। और कभी कोई बच्चे को ये सब चीज को समझाओ ना, तो प्रिंसिपल आके बोल रहे, बोले इनको ये सब नॉलेज नहीं देना, ये सब ज्ञान नहीं देने, ये सब फालतू चीज है, अपने को कोर्स खत्म करना है, पेरेंट्स से फीस लेनी है, स्कूल का खर्चा कैसे चलेगा, लाइट बिल कहाँ से भरेंगे, ये कहाँ से करेंगे, वो कहाँ से रहेंगे, बच्चों को कुछ मत समझाओ। बाहर बच्चा सिगरेट पी रहा पीने दो, बाहर बच्चा लड़की के साथ घूम रहा है घूमने दो। अपने को पता है फिर भी चुप रहने का, क्यों चुप रहने का? टीचर तुम किस लिए बने हो? टीचर क्यों बने हो? बच्चा गलत कर रहा है तो उसको मार के सुधारो ना, पर नहीं, बच्चे को मारेंगे तो स्कूल छोड़ देगा, 50,000 की से फीस चली जाएगी, बस यही है, यही सिस्टम है। और मैं बोलूं तो मेरा बोले कल से मत आना, मेरे को भी जरूरत नहीं है। क्लासेस में भी समझाता हूँ, अरे भाई हर चीज ऐसा नहीं होता कि कोर्स खत्म करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, वो सब करना है, पर बच्चे को थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिलनी चाहिए उम्र के साथ। अगर नहीं मिलेगी बच्चा, वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेगा। माँ बाप बच्चे सीखने भी आता है, और टीचर का काम ये भी होता है, बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको गलत रास्ते से हटाना है, खाली ऐसा नहीं होता है। और बच्चे क्या करते हैं, टीचर की बात का बुरा मानते हैं, बुरा मानते हैं, टीचर की बात पढ़ो ही मत ना, खुद पढ़ लो ना। बुरा ही लगता है तो टीचर की बात पढ़ो ही मत ना, खुद पढ़ लो। पढ़ने की क्या जरूरत है तुमको? पर नहीं, हमको तो जाना है, क्लास में जाना है, ये लड़की को देखना है, वो लड़की को देखना है, लड़की कैसी दिख रही वो देखना है, पढ़ना नहीं है बस। कोई तुमको ऐसा नहीं बोला 90% लाओ यार, पास तो हो जाओ। अब पास भी नहीं होना है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? खाली ऐसे टाइम पास के लिए, 10 लाख 10वीं तक 10 लाख 12 लाख तो बर्बाद करने के लिए। ऐसे जब पढ़ो ही मत ना, पहले से बोल दो माँ बाप को, जो हमारे पढ़ाई में 10-12 लाख बर्बाद कर रहे हो, हमारे लिए कोई धंधा खोल के दे दो, कोई बिजनेस खोल के दे दो। पर नहीं, वो भी नहीं करना है, बस हमको खाली क्या है, लुक्खेगिरी करना है। लुक्खागिरी कहता है मतलब छपरी बन के जलना, इधर उधर झांकना है, इसको देखना है, उसको देखना है, सब यही करना है खाली। टीचर समझाए तो टीचर को बोलना तू बाहर मिल, तेरे को ये बताता हूँ वो बताता हूँ। टीचर को ही पता है, पर टीचर क्या है, मजबूर होता है। टीचर की भी इसमें क्या गलती है? टीचर भी मजबूर होता है। टीचर समझाने जाएगा तो प्रिंसिपल उनको स्कूल से निकाल देगा। अब वो टीचर का भी फैमिली चलता है। टीचर क्या होता है, वो सोचता है कि यार उतना पढ़ा लिखा वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, करेगा तो आजू बाजू समाज वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे,
तो अपनी फैमिली को तो उसको चलाना है। अब फैमिली को चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो इनकम ऑफ सोर्स चाहिए। अब इनकम ऑफ सोर्स बच्चों को कुछ नहीं बोलता है, खाली वो यही करता है स्कूल में, कोर्स चलाएगा, ये करेगा, वो करेगा, बस बात खत्म। दिसंबर में कोर्स खत्म हो गया, पेरेंट्स को बता दिया, पेरेंट्स मीटिंग पीटीएम रख दिया, पेरेंट्स मीटिंग रहती तो हमने कोर्स खत्म कर दिया, अब नहीं आ रहा तो हमारे पास ट्यूशन भेजो। पूरा इसको क्या बताओ, मैं बोलने जैसा नहीं वीडियो में। अब ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, हम लोग तो बोलेंगे इतने खाली 5 सवाल के लिए खाली इतने मिनट। अरे भाई सवाल मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ कि आप सुधरो, सुधरो, सुधरो। और मेरी बात का बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो मत देखो। मेरी बात का अगर आपको बुरा लग रहा है कि हाँ सर ने गलत बोला मेरे लिए, मेरे को खराब लगा, आप वीडियो मत देखो, फालतू बात नहीं करो। चलो, बुरा लगा तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, मेरे बाप का क्या जाता है। मैं कहना, मैं समझाना फर्ज है। अब तुम जा रहे हो तो उसमें गलती तुम्हारी है, ठीक है, मैंने तो समझा दिया। अब तुम वो रास्ते पे जा रहे हो तो गलती तुम्हारी, मेरी गलती नहीं है बेटा। अरे हो जाता है यार, ऐसा नहीं होता है, पेरेंट्स करते तुम्हारे लिए करते हैं। कमाने किसके लिए जाते हैं? पापा कमाने किसके लिए जाते हैं? तुम्हारे लिए जाते हैं ना, कि बाजू वाले को देने के लिए जाते हैं। पापा को पहले देखो जाके, आप उनको मत देखो कि तुम्हारे क्लास में कौन बाइक लेके आ रहा है, एक्टिवा लेके आ रहा है, बेटा उनको मत देखो, आप अपनी सिचुएशन देखो। तुम्हारी सिचुएशन कैसी, उनकी सिचुएशन कैसी है। तुमको तुम्हारे माँ बाप के लिए करना है, उनके माँ बाप उनके लिए करते हैं, ये ध्यान रखना। जो गरीब बच्चा होता है उसको अपने माँ बाप के लिए करना होता है, और अमीर का जो बच्चा होता है माँ बाप उसके बच्चे के लिए करते हैं, ये दोनों फर्क होता है। तो दूसरों को देख के दिखाने की जिंदगी मत जियो। पापा मेरे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल तुमको ला के देते, पर मोबाइल का मिस यूज करते हैं, क्यों क्यों करते हैं मिस यूज? लेके आओ, बोले सर आप मत बोलो यार, काहे को ना बोलो यार, बोलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने गलत समझा है तो कोई बात नहीं, सॉरी, हाथ जोड़ के बस माफी मांग लेता बस। आज का, अरे यार समझा तो हो जाता है कुछ ना कुछ। अब आपको लेता है सर ने स्क्रिप्ट, अरे वो कुछ नहीं है यार, जो आता है दिल में जो भरा होता है ना बेटा, जो मैंने देखा है दुनिया में, वो तुम्हारे सामने बता रहा हूँ कि बच्चों का दिखता कैसा है, बच्चे बाहर जाके लाइफ में करते क्या है, वो सब मैंने आंख से देखा है, पढ़ाया है, क्लास के बाहर देखा है, पर मजबूर था। क्यों? टीचर प्रिंसिपल मेरे को बोल बोल करते थे, मैं कंटाल के ऑफलाइन पढ़ाना बंद इस यही कारण से किया है मैंने, कि अब मैं पढ़ाना बंद नहीं करूंगा, चाय का स्टॉल खोल लूंगा, वड़ा पाव की लारी खोल लूंगा, पर ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो मैं खुद की स्कूल में पढ़ाऊंगा, जिसमें बच्चों को जो पढ़ने से ज्यादा गाइडेंस की इंपॉर्टेंट होती है, मैं अपनी ही स्कूल में पढ़ाऊंगा, बाकी कोई स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। चलो बाय, तब तक के लिए टाटा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो ये एक्सरसाइज के जो बाकी के जो सवाल है वो भी कराएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और पढ़ते रहो। चलो।